अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम सियासी माहौल के अंदर इस वक्त जो मुल्क है और इसमें यकीनी तौर पर इस जमूत को ख़त्म करने के लिए अनसर्टनिटी जो प्रिवेल कर रही है इस वक्त, इसको ख़त्म करने के लिए आगे का रास्ता क्या है, लाएअमल क्या है, ये बड़े अहम सवालात हैं। सब में अगर बात शुरू करें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, एक कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स उनकी तरफ से हमें नज़र आ रही है। उस कन्फ्रंटेशन का नतीजा आखिर क्या निकलेगा? एक तरफ वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक तरफ कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स जो बज़ाहिर जुडिशरी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? एहसन इकबाल वजीर दाखिला जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर वाकया हुआ रेंजर्स के साथ, उस पर स्टेट विद इन द स्टेट का जो बयान उनकी तरफ से आया, उससे एक नया तनाजा खिड़ गया जी के शुरू हो गया कि आखिरकार स्पेस जो है गवर्नेंस की क्या वो श्रिंक हो रही है सिविलियन गवर्नमेंट की। और फिर हमने सब में अहम बात कि मुल्क के वजीर खजाना जो इस वक्त मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से डील करते जाते हैं, उनका बड़ा अहम काम है और मुल्क बड़े माशी मुश्किलात से दो चार भी इस वक्त है, उनके खिलाफ बाकायदा चार्जेस हो चुके हैं करप्शन के। एक टेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये मुल्क चल रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में हम सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के हवाले से या जो भी सियासी सूरत हाल पर बात करें तो हम किधर खड़े हैं, उसका रास्ता आगे का क्या है? मेरे ख्याल से इससे बेहतर गुफ्तगू आज प्रोग्राम में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ प्रोग्राम में सेनेटर एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, एक कदावर सियासी शख्सियत है, कानूनी माहिर और बड़ी अहम शख्सियत प्रोग्राम में साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, स्टार्ट करते हुए ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसमें नवाज शरीफ साहब बात करते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स उस पर क्या है? मना करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह है कि इस वक्त नहीं चाहते कि कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग यानी इस तरह का? नवाज शरीफ साहब की क्या इंटेंशंस कुछ और है, क्या मसला है आपका? ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मामला नवाज शरीफ ने तो नहीं उठाया था, ये तो चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने उठाया था। और हमारा रजा रब्बानी साहब का गो हमारी पार्टी के बहुत अहम और बड़े नुमायां कायद रहे हैं, कायदीन में से रहे हैं, लेकिन उनका आजकल तो ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। जब तक वो चेयरमैन सेनेट है वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। तो उनकी ज़ाती राय थी कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस हो। अब नवाज शरीफ किस अंदाज में कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या उनके वज़रा बढ़ाना चाह रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ और उनके वज़रा मुस्लिम लीग नवाज का एक वतीरा है, जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि वो जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब वो मजबूत हो जाए, ज़रा मुस्तहकम हो जाए तो आपके गले पड़ते हैं और गले पे हाथ डालते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना माजी ऐसा रहा है कि उन्होंने हर अपने ये जो सियासी करियर में हर साजिश में साथ दिया है और उसमें मौजूद रहे हैं जी। 1988 में आप वज़ीर आला पंजाब थे और आर्मी चीफ ने और जुडिशरी ने हाजी सैफुल्लाह केस के ज़रिए उनके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो को निकाला। आप उस साजिश में शामिल थे। 1988 में बीबी की शहीद की हुकूमत बनी, हमारी बनी, तो हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन 1999 में जो लाया गया, मियां नवाज शरीफ उसमें शामिल थे। हमारे MNA पंजाब पुलिस उठा रही थी, फादर जोसेफ को उठाया, चौधरी खुर्शीद साहब को उठाया, सियालकोट के रशीद भट्टी साहब को उठाया। वो मुस्तहकम रहे हमारे साथ, पर उनके घर पे पुलिस ने छापे मारे और उस साजिश में आप शरीक एक्टिव रोल अदा करते रहे। 1990 के इलेक्शन के बारे में ये कहा गया, जो उससे पहले बीबी की हुकूमत जब डिसमिस हुई तो उसमें आप मिर्ज़ा असलम बेग और ग़ुलाम इसहाक़ खान से मिलके आपने साजिश की और बीबी की हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया और बिल आखिर सारी असम्बली मनसूख की। 1990 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि मियां नवाज शरीफ ने
95 लाख रुपए ISI से लिए बीबी की शहीद की हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए और इलेक्शन को रिग करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। असगर खान के केस में मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 1993 में बीबी शहीद की फिर हुकूमत बनी, तो 1996 में आपने सज्जाद अली शाह साहब के साथ मिलकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बीबी की हुकूमत को डिसमिस कराया, फारूक लगारी और सज्जाद अली शाह से मिलके, सदर और चीफ जस्टिस से। फिर उसी चीफ जस्टिस के खिलाफ खुद साजिश की, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा दिया, क्वेटा के बेंच से 2 मेंबर बेंच से एक एलची भेज के और सज़ा उनको मरूब किया और उनसे आपने फैसला लिया अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ। क्वेटा बेंच ने 2 जजों ने फैसला दे दिया कि चीफ जस्टिस कोई काम नहीं कर सकता। फिर आपने सरदार फारूक अहमद ख़ान, जिनके साथ आपने बीबी शहीद की हुकूमत को ख़त्म किया था, उनके खिलाफ साजिश की। फिर आपने जब आप 1997 में वज़ीर आज़म आ गया तो अपने ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो भी प्राइम मिनिस्टर होती हैं, बीबी शहीद, उसके खिलाफ और आसिफ साहब के खिलाफ साजिश की और जजों पे दबाव डाल के जजों को टेलीफोन करा के सैफुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और लॉ मिनिस्टर के टेलीफोन रिकॉर्ड पे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टेपें सुनी, लेकिन आपने उनको 3 जजों को डिसमिस करवाया जिन्होंने आपके दबाव के तहत बीबी को और आसिफ साहब को 5-5 साल कैद सज़ा सुनाई और सारी जायदाद की ज़ब्ती की सुनाई। वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम दी की सज़ाएँ जब वो टेप निकले जिनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के गैज़ और गज़ब से जजों को डराया जा रहा था, चीफ जस्टिस को डराया जा रहा था। अगर जी एक चीज यहाँ पे, क्योंकि आपने पूरा फिर उसके बाद अभी एक आध जरा सिलसिला पूरा हो ले। फिर आपने मुशर्रफ के साथ मिलके साजिश की और आप सऊदी अरब चले गए। वो मुशर्रफ के साथ साजिश नहीं थी तो और क्या थी, उसके साथ समझौता जो किया, खुफिया समझौता। फिर आप जब वापस आए तो पाकिस्तान, तो आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मेमो गेट का एक शोशा छोड़ा जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस और जनरल पाशा से मिलके आपने छोड़ा। फिर आपने यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जनरल पाशा और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलके उसको डिसमिस कराया। अब वो कहते हैं कि वो गलती हो गई। तो मेरा ख्याल है 10-12 साजिशों में बड़ी आपने पस मंजर बता दिया, हिल गई जी। लेकिन एहतसास साहब ये अब यानी अब क्योंकि आपने पूरा बयान किया पस मंजर, सर ये सूरत हाल में एहसान साहब जो आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर वाकया देखा उसको सामने रखते हुए जो स्टेट विद इन द स्टेट की बात एहसन इकबाल साहब ने की है, वो मिस कैलकुलेशन या मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ और उसके बाद जो ISPR का रिस्पांस आया एहसन साहब उसको सामने रखते हुए, और फिर तीसरी अहम चीज जो चेमेगोई है इस वक्त इस्लामाबाद में या पूरे मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप किए हैं कि कोई अबूरी सेटअप आएगा वो सफाई करेगा या एहतसाब करेगा, 3 साल तक कायम रहेगा। आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है साहब? क्या यानी क्या हम क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं होंगे तो इलेक्शन होंगे। अच्छा, लेकिन ये जो तनाव और खिंचाव है सिविल और मिलिट्री में, ये तो बड़ा वाज़े है और इसमें सिविल हुकूमत भी को भी बिल्कुल गैर इससे ओहदा बरा नहीं किया जा सकता जिम्मेदारी से, क्योंकि यही सिविल हुकूमत है जिसको हम कहते रहे हैं कि रेंजर सिंध में आज़ाद मनश कार्रवाइयाँ करते हैं। ना चीफ मिनिस्टर को पता होता है, ना होम मिनिस्टर को पता होता है, ना किसी को पता होता है और ये कार्रवाइयाँ करते हैं और ये गिरफ्तारियाँ भी करते हैं और 90 दिन बंदों को अपने पास रखते हैं।
तो ये चीज तो हम इनको जब कहते थे कि ये तो वो तो चौधरी निसार कहते थे कि मैं खड़ा हूँ रेंजर्स के पीछे। वो आप जब कहते थे तो चौधरी निसार कहते थे मैं खड़ा हूँ रेंजर्स के पीछे इस वक्त। वो वजीर दाखिला थे, कहते मैं खड़ा हूँ पीछे रेंजर्स। वो तो यूं ही वो तो भाई साहब पांचवें सवार की तरह थे ना। 4 सवार जा रहे थे घोड़े पे एक शहर की तरफ, एक पांचवा उनके साथ गधे पे बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछा ओ सवारों किधर जा रहे हो, कौन से शहर जा रहे हो? उसने गधे पे जो बैठा था उसने कहा 5 सवार हम बगदाद जा रहे हैं। तो वो तो मैं पीछे खड़ा हूँ, ये वो खड़ा होने की बात तो इस तरह ही है। 5 सवार जा रहे हैं बगदाद जा रहे हैं, तो वो बात नहीं है। ये रेंजर्स चौधरी निसार अली के कंट्रोल में भी नहीं थे, हरगिज नहीं थे। अच्छा। और ये वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देते थे कि हम ये मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। वो ऑटोनोमस बॉडी है, उनके पीछे खड़ी है तो खड़ा कोई है तो फौज खड़ी है। और ISPR के जनरल गफूर ने, आसिफ गफूर ने तो खुद मान लिया, तस्लीम किया कि फौज ने उनको भेजा था। ना अदालत ने बुलाया था, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री ने रिक्वेजिशन किया था। वजारत दाखिला के मातहत है ना रेंजर्स बुक्स में। तो जो एहसन इकबाल साहब स्टेट विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो तो मेरे मातहत है, मेरे मातहत रेंजर्स मुझे दाखिल नहीं होने दे रही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो वो अपनी डोमेन, अपना जो एम्बिट है उस पर सवाल उठा रहे थे स्टेट विद इन द स्टेट का, कि बुक्स में तो यही है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है। वो तो उनकी बेचारगी साफ नजर आ रही थी जी। जिस तरह वो खड़े थे वो उससे तो जाहिर होता था कि रेंजर्स उनके मातहत नहीं है। और हम जब कहते थे कि सिंध में रेंजर्स इसी तरह आज़ादाना चल रहे हैं तो उस वक्त मियाँ साहब को कोई बात याद नहीं आती थी, सोच नहीं आती थी कि हमें मिल बैठ के सिविलियंस को और इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। उस वक्त वो बड़े खुश थे जब गिरफ्तारियां सिंध में हो रही थी। सिंध में आप टेररिस्ट को गिरफ्तार करें, ज़रूर करें और उसको कानून के सामने लाएं, लेकिन सियासी वर्करों की और जिस तरह मिसाल के तौर पे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पे हमला किया गया, वहाँ से उठा लिए गए सारे कंप्यूटर और फाइलें और नकाब पोश रेंजर्स ने। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वफाकी हुकूमत आवाज़ में आवाज़ मिलाने को तैयार नहीं थी। सोचना मिल बैठ के सोचने की तो और बात है। ये जब ये मियाँ साहब को ये बातें याद आती हैं जब उन पर अपनी पड़ती है। उस वक्त जब तक रेंजर्स पंजाब में नहीं आए थे इनको कोई परवाह नहीं थी कि रेंजर्स क्या करें और क्या कर सकते हैं और क्या करना होंगे। तो इलेक्शंस ही हसन साहब आप ये कह रहे हैं, तो इलेक्शंस अभी क्यों ना हो जाएं? क्योंकि अगर ये तनाव की कैफियत है और इस 1 साल के अंदर ये मजीद बढ़ती है, जो स्पेस है वो कम होती है सिविलियन गवर्नमेंट के लिए, इस तनाव की वजह से कन्फ्रंटेशन और बढ़ती है, तो बेहतर नहीं कि ये इलेक्शन जो इमरान खान साहब ने अभी भी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इलेक्शन अभी कर लें और उसके बाद फिर आप यानी एक नया मैंडेट के साथ आए, वही हल है इस मसले का, जो फ्रेश मैंडेट अभी दिया जाए। तो ये सोल्यूशन नहीं है एजाज साहब? इज इट प्रैक्टिकल एंड जस्टिफाइड सोल्यूशन? नहीं, कोई ऐसी जस्टिफाइड पोजीशन नहीं है। अच्छा। इलेक्शन का कराना स्वाबदीद है वज़ीर आज़म की कि वो किस वक्त कराता है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये और बात है कि शायद खाकान अब्बासी के हाथ में ये फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कुनबे के हाथ में है कि वो फैसला करें इलेक्शंस कब होंगे। ये तो आईन ये कहता है, इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन क्या उनको अभी नहीं कॉल कर लेना चाहिए आपकी राय में कि जिस तरह ये तनाव की कैफियत नजर आ रही है हमें और ये बढ़ती हुई नजर आ रही है शिद्दत इसमें मिनिस्टर्स की लैंग्वेज, तो इसमें इलेक्शन हो जाए तो नए मैंडेट आ जाए तो ये तनाव और ये मामला खत्म और रिफ्ट खत्म हो जाए? ये सोल्यूशन है क्या या नहीं है? इज इट अ सोल्यूशन? नहीं, मेरा ख्याल है इस तनाव में इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल ज़ाती राय है जी, तो तनाव और बढ़ेगा। अच्छा, इलेक्शंस की कैंपेन एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाएगी जिस तरह PNA की मूवमेंट बनी थी।
तो इस वक्त तो शायद ज़रा सारे मामले को कुछ सिविलियन साइड पे आपस में ठंडा करने की ज़रूरत है इलेक्शन से पहले, ताकि इलेक्शंस हो सकें और ठीक शफाफ इलेक्शन हो सकें। लेकिन बहरहाल फिर भी प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है इसमें 18वीं तरमीम के बाद तो किसी और की सवाबदीद बाकी नहीं रही, ना सदर की ना किसी और की, प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। लेकिन सर ये जो आपने अभी पूरा बस मंजर बयान किया था जिसमें नवाज शरीफ साहब के माजी के बारे में और हाल के बारे में, जब उन्होंने मुसलसल आप कहते हैं कि साजिशों का हिस्सा वो खुद रहे, 10-12 साजिशों का हिस्सा रहे, तो अभी यानी ये पूरे मामले के अंदर जब वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी यानी अभी भी इंटेंशन आपको लगता है कि यही है कि अभी बात करेंगे, मामला ठंडा होगा तो डील कर लेंगे, इसी वजह से आप लोग या जरदारी साहब को अगर अप्रोच किया भी तो आप लोगों की तरफ से डिनाई है, उनके साथ आप किसी तरह भी इश्तराक करने को तैयार नहीं है, या इस गहरे पानी से निकालने के लिए उनका साथ देने को तैयार नहीं है नरम बर्ताव के लिए? ऐसा खान साहब बार बार इनसे जख्म खा चुके हैं, छुरा घोंपते हैं हमारी पीठ पे, एक दफा तो नहीं किया ना, बारहा किया है इन्होंने हाजी सैफुल्लाह का जो केस था वो भी असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी जद में आई थी। 1988 में वो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और इसाक खान और असलम बेग से मिलके इन्होंने जो साजिश की थी 1988 से 90 तक, ये बतौर वजीर आला पंजाब, ये तो वजीर आजम को बीबी शहीद को रिसीव भी नहीं करने जाते थे, ये तो हल्ला बोलते थे, इनकी पुलिस पंजाब पे हल्ला बोलती थी। 1990 की इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि रिग की, और नवाज शरीफ ने रिग कराने के लिए पैसे लिए और वो इलेक्शन रिग्ड थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। फिर जब आप वजीर आजम बने तो सैकड़ों केसेस, मुकदमात और ये सारा इंतकामी सियासत। फिर जब बीबी शहीद की हुकूमत आई 1993 में जी, तो आपका फिर एक वो मियां अतीक जी, वो ये तो कारीगरी इन्होंने अभी करके दिखाई है। अभी इसको 4 दिन नहीं हुए, 5 दिन नहीं हुए, जो एक लीगल बैटल का भी तो आगाज, नए महाज खुल गया, कानूनी महाज भी तो खुल गए, हर कोई पिटीशन, आपकी पार्टी भी तो, लतीफ खोसा साहब जा रहे हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन बिल को, तो ये स्टैंड कर रहे हैं लीगली आपको, यानी मोरली तो चले इस पे जो लोगों ने बोला है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ये सब कुछ, लेकिन लीगली क्या ये स्टैंड करेगा? एहसन साहब कितने दिन करेगा आपको लगता है? सभी तो चैलेंज कर रहे हैं इसको, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल पीटीआई कर रही है, कोई और जमातें भी कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि लतीफ खोसा साहब चैलेंज करेंगे जी पार्टी की जानिब से इस लॉ को। और इसमें एक दलील तो शायद बनती है, अगर आप ले कि ये पार्लिमानी स्ट्रक्चर है जी और जमहूरी स्ट्रक्चर है इस मुल्क का, और जमहूरियत और पार्लिमान बुनियादें हैं, तो फिर आप कहें कि एक ऐसा शख्स जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया है, नाअहल है पाकिस्तान पार्लियामेंट का मेंबर होने का, वो किसी जेल में बैठ के, कसूरी चक्की में बैठ के भी सदारत कर सकता है उस एक जमात की जिसके मेंबर असेंबली में है जी, और हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर हो। और करप्शन, फ़र्ज़ करो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन के केस साबित हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें जी, और उनको जेल हो जाती है। मैं कोई इस पे ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा, पर अब ये जो व्हील्स ऑफ द लॉ चल रहे हैं जिस तरह भी, ये फ़र्ज़ करो उनको सज़ा हो जाती है, और फ़र्ज़ करो ये साबित हो जाता है कि उन्होंने मनिंग भी की है और करप्शन भी की है, तो ये तो अल कैपोन जैसे चार्जेस थे, वो इन पे वो भी सज़ा ऐसे चार्जेस पे नहीं था हुआ, कोई छोटे से किसी और जुर्म में सज़ा हो गया था।
तो फर्ज करो कि मियां नवाज शरीफ का केस ही ले लें, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज साबित हो जाता है, उन पे एसेट्स इन एक्सेस ऑफ इनकम का चार्ज साबित हो जाता है और वो जेल में पड़े हुए बैठे हुए। मैं इस पे खुश नहीं हूँगा, पर फर्ज करो वो बैठे हुए हैं वहाँ जी, तो वहाँ से वो पार्लियामेंट सारी को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A के तहत तो डिफेक्शन का डिसीजन लेता ही सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ द पार्टी है, नॉट द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी बट हेड ऑफ द पार्टी जो बाहर बैठा हुआ है। तो हो सकता है अदालत इसको इस ऐसी दलील को समझे कि ये आइन के जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायरीज कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्शन 302 जिस तरह है प्रोवाइजो के बगैर कि कोई भी किसी भी पार्टी का मेंबर भी हो सकता है और ओहदेदार भी हो सकता है और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं है। तो ये फर्ज करो जी कोई कलदम तंजीम का बंदा है, सरबराह है, जेल में बैठा है और उसका किसी और तरीके से, जिस तरह मेन स्ट्रीम में ये पार्टियां आ रही हैं या और आना चाह रही हैं, वो किसी और शक्ल में, किसी और सूरत में वो उसके मेंबर हैं पार्टी में और वो बाहर से कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट, खासकर अगर प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का है कि पार्टी जो है, ये पार्लियामेंट जो है ये यरगमाल बना ली। लेकिन साहब ये अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ इस पे ये हवाला दिया जा रहा है भुट्टो साहब का, 1962 का कानून उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद हवाला 2014 नवंबर का दिया जा रहा है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चाहती थी कि इसको लाया जाए, इस कानून को लाया जाए और डिक्टेटर की शिक को ख़त्म किया जाए। ये बात सही है कि एक पर्सनलाइज्ड बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल अभी हुआ है, लेकिन ये वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी 2014 में पीपल्स पार्टी ये मूव कर रही थी कि इसको निकाला जाए, पीपल्स पार्टी की तरफ से मूव हुआ था कि डिक्टेटर ने ये लाया था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब को हटाया जाए, इसलिए आप लोगों को वो कहते हैं कि आपकी तरफ से ये हुआ था मूव। ये इतनी सादा बात भी नहीं है जी, इतनी सादा बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का एक पैकेज था, पैकेज में 62, 63 का निकालना था, एक तो ये था जी। पैकेज में उसके अलावा जो पार्टी ऑफिस बेयरर्स की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस मौजूद थी, मिसाल के तौर पे कि अगर वो अपनी शहरियत गिव अप कर देता है या मिसाल के तौर पे वो किसी अदालत, कोई अदालत उसको डिक्लेयर करती है एज ऑफ अनसाउंड माइंड, सही दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं, ये अदालत डिक्लेयर करती है। मिसाल के तौर पे कि उसको अगर किसी घिनौने जुर्म में कैद की सज़ा 5 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा हो जाती है जी, तो इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन हम जरूर चाहते थे। अच्छा, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, सर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, अगर इस बात को यहाँ से इस ब्रेक के बाद आके जोड़ लें और अब्दुल साहब का जो इस बातचीत है ये भी, और मजीद सियासी हालात जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, आखिरकार होने क्या जा रहा है, आखिरकार होने क्या जा रहा है। एहसास साहब ने कहा इलेक्शंस ही हल हैं वक्त मुकर्रर पर, या जब भी प्राइम मिनिस्टर कॉल करें उनका इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शंस कॉल करें, टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं नजर आता इस तरह का। हम मजीद गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त सियासी माहौल के ऊपर, मुस्तकबिल के मंजरनामे पर। इस ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज हम अहम तरीन सियासी माहौल के लिहाज से और मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या चीज़ें रोनमा हो सकती हैं, वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हो, वो टेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर हो जो इंडिक्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ चार्जेस के साथ, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हो जो एक कन्फ्रंट्रेशन के एक बयानिए को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और जिससे लगता है कि पार्टी के अंदर भी शायद कोई टूट फूट या फिर इख्तिलाफ राय सामने आ सकता है।
सेनेटर एतजाज अहसन साहब इंतहाई अहम सियासी शख्सियत भी, कानूनी शख्सियत भी ये प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब ताल्लुक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। एतजाज साहब, एक अहम बात आपसे सवाल पहले पूछना चाहे, जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर, ये उनका नेचुरल रिएक्शन था या वो ओवर एग्जैजरेट यानी एग्जैजरेट कर गए इस पूरे मामले को? यानी एतजाज अहसन साहब आप खुद होते या कोई भी और शख्सियत होता और अगर उसको रेंजर्स इस तरह रोकती तो क्या वो यही रिएक्शन मीडिया पे शो करते या वो थोड़ा बहुत इस वक्त संभल कर करते, जिस तरह साद रफीक बोल रहे थे कि इतना आगे भी ना जाएं और थोड़ा संभल के हमें करना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है, क्या वो सही रिएक्शन था, जस्टिफाइड था? नहीं, उनको वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, खड़े रहना नहीं चाहिए था। उनको वापस आके दफ्तर में और मालूम करना चाहिए था कि रेंजर्स का कौन सा अफसर इसका जिम्मेदार है, वो ब्रिगेडियर हो या मेजर जनरल हो, उसको वज़ीर आज़म के साथ मशवरा करके सिर्फ वो या इतला दे के वज़ीर आज़म को 15 मिनट में GHQ वापस भेज देना चाहिए था कि ये फ़ौज में आप इसकी पोस्टिंग जहाँ चाहें कर लें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो वज़ीर दाखिला वहाँ सवाली बन के खड़े हो गए और खड़े रहे। ये तो इस इमेज ने बड़ा डैमेज किया जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बहुत डैमेज किया। इससे कोई लोगों की सिंपथी नहीं बढ़ी विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोग कहते हैं मारी सीधे लड़ी क्यों सी, यही आप इतने ही कमज़ोर हो सारी, अगर आपने फील्ड फौज को ही दे रखनी है तो आपका मकसद क्या है? हर चीज़ अगर फौज ऑटोनमस हो गई है तो फिर इसका आपकी क्या ज़रूरत है? ये इस किस्म के ख्यालात उभरते हैं लोगों की माइंड में। वो लोगों की हमदर्दियाँ नहीं जाती एहसन इकबाल के साथ कि बेचारा वज़ीर दाखिला खड़ा है, दरवाज़ा बंद है, गेट बंद है और वो कोशिश कर रहा है कि कोई मान जाए, कोई उसकी इस्तदा सुन ले, कोई आवाज़ उसकी सुन ले, कोई GHQ में सुन ले, कोई रेंजर्स हेड ऑफिस में सुन ले, कोई वहाँ ब्रिगेडियर जो है वो सुन ले, सिपाही आ जाने दे। लेकिन ये इस इमेज से सर, एक आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया सर, ये इस इमेज से जमहूरियत के वकार को नुकसान पहुंचा। एक और अहम चीज जो इस वक्त है वो कल हमने देखा भी कि पार्लियामेंट यानी हुकूमत के अपने वुज़रा जो ट्रेजरी बेंचेस पे थे उनकी तरफ से एहतजाज नजर आया और वो था इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो खतूत मुबैना तौर पर जो मंजर आम पर आए उसके ऊपर लेकर, और वो भी बड़ा अहम और संगीन नौयत का मामला इख्तियार वो एक शक्ल इख्तियार करने लगा। आपको क्या यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या वाकई में तहकीकात कर रहा था इन MNAs के खिलाफ कि इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक है? ये जो इन्होंने एहतजाज किया, क्या ये कोई पार्टी में कोई इनकी कोई ब्लॉक बनने लगा है, कोई ब्रेक हो रही है पार्टी, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था पनामा केस में भी कि टूट जाएगी पार्टी, 37-40 MNAs कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे? तो ये इसको किस तरह देखा जाए और क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाकई में तहकीकात कर रहा था इन MNAs की? क्या हो रहा था ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। 37 MNAs के बारे में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त जो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शक व शुबात रखते थे, और ये ऐसे हैं सारे के सारे जो मतलब है कि काफ लीग या मुशर्रफ के मोहल्ले से हो के आए हैं और उनको आप दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगवा दें, वो खुफिया तौर पे ही, ये ख़त खुफिया रहना था, खुफिया रहना मकसद इसका ख़त का खुफिया रहना था, लेकिन एक एक को दिखाना था कि भाई आपका नाम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फैसिलिटेटर्स में आता है तो एहतियात करो, बस वज़ीर आज़म के साथ लगे रहो तो बचे रहोगे, वरना तुम्हारा तो नाम बड़ा बदनाम है जी। और इनमें बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ वो दहशत गर्दी के करीब भी नहीं जा सकते, वो दहशत गर्द के करीब नहीं जा सकते, वो इस किस्म की सोच के हामिल ही नहीं हो सकते। पर ये तो अफसोसनाक वाक़या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत अपने ही वज़ीरों पे की निगरानी अगर करे तो वो तो बहुत ही मामला
एक एतमाद का मामला भी है ना, एतमाद होना चाहिए। जिस तरह उसने कहा रियाज पीरजादा ने, बड़ा उसने दबंग तौर पे कहा, उसने कहा अगर मैं टेररिस्ट हूँ तो मुझे वजीर क्यों लगाया। सही बात है। तो नहीं तो ये लोग टूट जाएंगे क्या आपको लगता है? ये चौधरी निसार और ये 37 एमएनएज, अगर इनके खिलाफ ये तहकीकात हुई थी या नहीं हुई थी, ये नाराज तो थे, ये स्पर ऑफ द मोमेंट था कि ये गुस्से में आ गए, उन्होंने गुस्से में आके उस वक्त एहतजाजन वॉकआउट कर दिया, या आपको लग रहा है कि जिस बारे में हम सोच रहे थे कि होगा कि पार्टी टूटेगी, वो इवेंचुअली होने जा रहा है? साहब क्या हो रहा है आपको? और शहबाज शरीफ साहब का बयान भी आप सामने रखें, जो उन्होंने बोला था कि अपने मुशीरों, गाड़ियों वाले मुशीर जो होते हैं उनकी आप ना सुने, जनरल काउंसिल की सुने, नून लीग के। अंदर दरारें तो बहुत हैं, पर मियां नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि वो दरारें ना पड़े और उनकी क़यादत और उनका जो उनकी ग्रिप है पार्टी पे वो ढीली ना हो। इसी सिलसिले में उन्होंने रैली निकाली थी इस्लामाबाद से लाहौर तक। जो रैली तो नाकाम थी, पर 3 जलसे कामयाब किए उन्होंने, गुजरात में, गुजरांवाला में और लाहौर में। और इसी वास्ते वो अदलिया को और फौज को कड़े हाथों ले रहे हैं कि वो एक ब्रेव मैन साबित हों और बड़े जनाब दलेर आदमी है, लीडर है हमारा। हालांकि दलेरी उनके लिए दलेर होना कोई इन हालात में तो मुश्किल नहीं है जी। पंजाब हुकूमत उनकी अपनी है, वफाकी हुकूमत अपनी है, और अपोजिशन भी खुद बन रहे हैं। और किसके अपोजिशन अनदेखे अनासिर के खिलाफ, जो दुश्मन अनासिर हैं, अनदेखे हैं, और वो इनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। तो अनदेखे जो अनासिर हैं वो या एजेंसियां हैं या फौज हैं, क्योंकि अदलिया तो देखी सामने है। और अदलिया को तो आप नाम ले के जजों का, और जिस तरह आप कहते हैं कि वही जज, वही इस्तगासा, ये इस किस्म की बातें जब आप करते हैं। सर एक चीज आखिरी लेकिन बहुत अहमियत की हामिल है ये सवाल, जहांगीर तरीन और इमरान खान, ये क्या आपने समातें अगर सुनी, कमेंट्स जजेस के सुने अब तक जो हुए खान साहब के केस में, नईम बुखारी साहब के दलाइल, शेख अकरम साहब के दलाइल, इज इमरान खान ऑल्सो बीइंग डिस्क्वालिफाइड? आपको नजर आ रहा है कानूनी तौर पर जो आपका इस वक्त एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पर एजाज साहब? खान मैं कभी अदालत तो गया नहीं, जब तक अदालत में जाके बैठ के ना सुने आदमी जी, तो सारे केस को तो अंदाज़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता। अब अखबारों में एक दिन सुर्खी लगती है, चीफ जस्टिस साहब की जली सुर्खी होती है कि मियाँ बीवी के अगर आपस में लेन देन में हमारा क्या मामला, यानी जमाइमा ने पैसे दिए इमरान को या इमरान ने दिए जमाइमा को, इसमें अदालत क्या करे। एक दिन सुर्खी लगती है कि 2002 की इलेक्शन नामजदगी फॉर्म में कोई गलती होने पे तो हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तीसरे दिन सुर्खी लगती है कि इमरान खान मुकम्मल मनी ट्रेल नहीं दे सके जी। चौथे दिन सुर्खी लगती है कि बनी गला की मनी ट्रेल अभी भी बाकी है। तो ये सुर्खियों पे तो फैसला नहीं हो सकता, ना मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ अखबारात की सुर्खियों पे से कि ये क्या किस तरफ जा रहा है। मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया। सही है सर, मैं जिस तरह फॉलो करते हैं कि वहाँ जाके बैठ के अदालत में सुने। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एजाज साहब, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना सियासी नुक्ता नज़र, तबसरा और आगे के मंतव पर बड़े अहमियत के जो हामिल सवालात हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है इस वक्त कि आगे होने क्या जा रहा है। इलेक्शंस, टेक्नोक्रेट सेटअप, तरह तरह की चमगोइयां, अर्ली इलेक्शंस या वक्त पर इलेक्शंस या सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, बहुत से खदशात इस वक्त जिनका इजहार किया जा रहा है। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।